अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर लाइव कर लेते हैं मीटिंग। फिर मीटिंग मैंने लाइव कर दी है। ठीक है। अच्छा, इस वीक का जो हमारा बेसिक एजेंडा था क्वांट के लिहाज से वो तो तकरीबन मैं देख रहा था लास्ट सेशन में वो कवर हो चुका हुआ है। मेरे पास एक दो चीज़ें थी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को लेकर और मीन मीडियन को, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे जो हम डिस्कस करते हैं। ईटीएस के ऑफिशियल क्वेश्चंस में से हैं। कुछ ट्रिकी हैं और कुछ इजी हैं थोड़े से। मीन जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमने कुछ डिस्कस की थी लास्ट वीक में, इस वीक के कुछ सेशंस में, उसके अंदर एक चीज़ मैं बस कंफर्म करना चाह रहा था। लेट्स से अगर मेरे पास एक गिवन है इनपुट x इज इक्वल टू माइनस, लेट चलें हम एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एग्जांपल गिवन है 2x+1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू x, और हमारे पास क्वेश्चन है, ये QC का क्वेश्चन है कि हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इसके, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और यहाँ पर है 2। ए पार्ट है ये और बी पार्ट है ये, और हमारे पास ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। इसको अपने एंड पे आप ट्राई करें और फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ टेस्ट हो रही है ईटीएस की तरफ से। हाँ जी। इसका क्या आंसर होगा? किसी ने कोई ट्राई किया अपने एंड पे? कोई शेयर करना चाहेगा अपना आंसर? सर यहाँ पे हमारे पास सी और डी की क्या वैल्यू है? मतलब सी और डी ऑप्शंस में अच्छा, क्या है? बेसिकली ये हमारे पास क्यूसी का क्वेश्चन होता है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का। इसका मतलब होता है अगर हम ए कहते हैं तो जो हमारा ये साइड है ये बड़ी हो, बी का मतलब होता है मेरी बी बड़ी है, सी का मतलब होता है दोनों का जो आंसर है वो इक्वल है, डी का होता है कि हमें नहीं पता इसका आंसर क्या है। बेसिकली मैडम मैंने ये लिखा है कि हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूलस है। मैं दोबारा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ अगर कंफ्यूजिंग थी ये। 1 मिनट। बेसिकली जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी थी वो ये है थी कि मेरे पास लेट्स से एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के अंदर गिवन है 2x+3, नहीं नहीं, 2x+1 इज इक्वल टू एक्स। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हैं? पहला पार्ट मेरे पास क्यूसी का ये है, और सेकंड में मेरे पास गिवन है B2। इसका आंसर क्या होगा? सर यहाँ पे सी आएगा कि बोथ आर नॉट इक्वल। सी आएगा आप कह रहे हैं? चलें यस। इसको हम 1 मिनट वेट करते हैं, अगर किसी और पार्टिसिपेंट ने अपने एंड पे सॉल्व करना है फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलें इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा।
अच्छा, तो आप लोगों ने जो इसका आंसर दिया था वो कहा था कि इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, जो दो इक्वेशंस बनती है -x, और जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी =+x। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इस जगह पर। तो हमारे पास बनता है, अगर हम x को इस साइड पर ले आएं और -1 को इस साइड पर, तो ये हो जाएगा 3x =−1, x =−1/3। और इस केस के अंदर होगा हमारे पास यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, x =−1। क्या ये दो पॉसिबल आंसर्स हैं इसके? जी सर। अच्छा, चलें हम देख लेते हैं इसको ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर प्लग इन करके कि ये क्या चीज़, ये क्या ये सेंस भी बनाते हैं कि नहीं। हमारे पास पॉसिबल आंसर आए -1/3 और -1। जब मैं इसको अपने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर प्लग इन करता हूँ, एब्सोलूट वैल्यू का पता है ना कि एब्सोलूट वैल्यू का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जी सर। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 -1/3 +1 =−1/3। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, -2/3 +1 एब्सोलूट वैल्यू 1, एब्सोल्यूट वैल्यू =−1/3। और ये आंसर आ जाता है मेरे पास 1/3 -1/3। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? सर इसको देखे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास एब्सोल्यूट की जो डिफिनीशन है, बाय डिफिनीशन हमारे पास वही आता है। अब इसके बाय अंदर क्या डेफिनेशन, एग्जैक्टली। अब देखिए, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को जब भी आपने सॉल्व करना है ना, तो आपने एटलीस्ट मेक श्योर करना है कि आपकी जो वैल्यूज़ आई हैं वो ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर सेंस करती हैं। जैसे इस केस के अंदर अगर हम -1/3 प्लग इन कर रहे हैं अपनी इक्वेशन के अंदर, बेस अपनी इक्वेशन के अंदर इनको प्लग इन कर रहे हैं, तो ये सेंस नहीं बना रही, ये आंसर इक्वल नहीं आते। अब हम -1 को भी प्लग इन करके देख लेते हैं। अगर हम -1 प्लग इन करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 + 1 =−1। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 =−1, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशन ज़ीरो हैं, इसके कोई दो पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सके, या कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर सके, इस पूरी इक्वेशन को। तो जो हमारा QC का आंसर था उसके अंदर b बड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर 2 था और इसके ज़ीरो पॉसिबल सॉल्यूशन है। इसकी रीज़न क्या है, ये इसको इक्वेशन सेटिस्फाई क्यों नहीं कर सकती? कोई बताना चाहेगा उसका क्या ख्याल है? सर नो आइडिया। बेसिकली हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसका जो आंसर होता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरा x की वैल्यू है ये तो नेगेटिव हो सकती है ना। x के अंदर मैं जो मर्जी प्लग इन कर सकता हूँ, -1 कर सकता हूँ प्लग इन, -2 कर सकता हूँ, -3, ∞ प्लग इन कर लूँ। तो अगर मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेट हो रही है वेरिएबल के साथ जो कि नेगेटिव हो सकता है, तो मेरे पास यहाँ पर पॉसिबल है कि कोई ऐसी वैल्यूज आ जाए जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो रही हो सकता है कुछ के लिए सेटिस्फाई हो सकती है। जैसे अगर हम करें 2x + 1 =x 5 - x कर लेते हैं लेट्स से, कुछ वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी, इसके रूट्स बन रहे होंगे। लेकिन बाकी x की ऐसी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये इक्वेशन का कोई रूट ही नहीं बन रहा। उसका उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। जब भी हमारे पास जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है इसके राइट साइड के ऊपर नेगेटिव के इक्वल हो जाए ना ये, जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x नेगेटिव हो सकता है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नो। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी हमारे पास राइट साइड के ऊपर अगर कोई नेगेटिव चीज़ आ जाए जो और यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेट हो रही हो, तो वो उसका सोल्यूशन ज़ीरो हो जाता है। अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल है उसको, लेकिन चेक कर लेना चाहिए कि कोई और एक आधा केस तो नहीं बन रहा। लेकिन अगर यही काम मैं इस तरह करता, 2x + 1 =एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, अब इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे? सर वही दो ही होंगे, -1/3 और 1। इस केस के अंदर इसके दो सॉल्यूशंस बनते हैं। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो x है इसके बाहर भी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो हम जो मर्जी x की वैल्यू ले, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगी इस केस के अंदर। तो इसके दो पॉसिबल रूट्स हैं।
तो बेसिक जो पर्पस था इसका वो बताने का वो ये था कि हमने जब भी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को सॉल्व करना है तो हमारे पास जो सोल्यूशन है उनको प्लग बैक करके हमने चेक कर लेना है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो सही है। इसी तरह हमारे पास एक दो और इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास मैं आपको देता हूँ x+y। मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू गिवन दैट x एंड y कैन बी कैन बी एनी नॉन ज़ीरो नंबर। जी। जी मैडम, इसका इसका आंसर क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या होंगी? सर अगर हम x1 ले लें और y-1 ले लें। एग्जैक्टली exactly. अगर हम x1 ले लें, y -1 ले लें और उसकी मिनिमम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। परफेक्ट, इसका यही आंसर था। अगर इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास x है प्लस इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और इसके अंदर भी वही कॉन्स्टेंट है, x और y दोनों, x एंड y दोनों नॉन ज़ीरो हैं। इसकी टू सर हो इसकी टू जाएगी। हो जाए। इसकी टू हो जाएगी एग्जैक्टली exactly. और इसी तरह अगर हम कहें कि हमारे पास अगर लेट्स से x गिवन है और ये इक्वेट करता है y को, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है? हमारे पास, नहीं नहीं, एक मिनट, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर। एक्स ओवर वाई की कितनी पॉसिबल वैल्यूज बनती हैं, ये क्वेश्चन है। अगर हमारे पास ये कंडीशन है और मेरे पास क्वेश्चन है एक्स ओवर वाई की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, इसको भूल जाएं। सर 1। कौन सी वन, सिर्फ वन है? या सर 1 है अगर हम x और y को उनका वो एब्सोल्यूट खत्म करें और y को x के नीचे ले आए तो हमारे पास 1 बच जाए। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि -1 क्यों नहीं? सर -1 वो एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट तो खत्म कर देंगे लेकिन ना। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमारी इक्वेशन के ऊपर है ना, कि हम ये कर नहीं सकते इज इक्वल टू -1, या हम ऐसे नहीं कर सकते 1 = -1। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 = 1। एक्स की क्या वैल्यू थी 1, और वाई की क्या वैल्यू है -1। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 लें और वाई की वैल्यू -1 लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -1। यस। तो इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी। इस केस में जीरो नहीं आ सकता। अगर हम सोचे ना यहाँ पे अगर जीरो डाल दें तो जीरो नहीं आ सकती, क्योंकि डिविजिबल बाय जीरो इन्फिनिटी में चले जाते हैं, अनडिफाइंड होती है चीज़, इसलिए इसके दो पॉसिबल सोल्यूशन है, 1 और -1। सही है। ये छोटे छोटे दो तीन कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस थे एब्सोल्यूट वैल्यूज के, जो मुझे लग रहा था कि डिस्कस कर लेने चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो बाकी इस वीक के अंदर डिस्कशन डिस्कशन हुई है वो बेसिकली मोड, मीन और मीडियन के ऊपर हुई है, जो लास्ट लेक्चर में हुई थी। उसके क्योंकि हमारे पास जो जीआरई है उसके अंदर दो मेन टॉपिक्स हैं क्वांट के। एक होता है अरिथमेटिक्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिस पार्ट से आते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास डेटा। डेटा और अरिथमेटिक्स हमारे पास सबसे ज़्यादा टेस्ट होती है जीआरई के ऊपर। और डेटा के अंदर भी स्पेसिफिकली मीन, मीडियन, मोड वगैरह ये फ्रीक्वेंटली टेस्ट होते हैं। जो हमारे पास इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन है, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन के अलावा प्रोबेबिलिटी है, कम्बिनेशंस हैं,
परम्यूटेशंस हैं, ये इतनी रेडिली टेस्ट नहीं होती हमारे पास। जो ज़्यादा चीज़ टेस्ट होती है वो होती है मीन, मीडियन, मोड और रेंज, ये चीज़ें। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मीन, मीडियन और मोड के, जो ईटीएस के ऑफिशियल क्वेश्चंस में से ही हैं। थोड़े ट्रिकी भी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हम, लेकिन इनिशियली कोशिश करेंगे कि आसान से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप करें अपनी कॉन्सेप्ट्स को। तो मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर करता हूँ, फिर उनको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है। हमने मीन, मीडियन, मोड लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था ना सर, हमजा ने डिस्कस किया था, राइट? यस। हाँ जी। चलें फिर, ये क्वेश्चन ये है कि हमने फाइंड आउट करना है कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या है जिसके लिए हमारे पास मीन और मीडियन बराबर हो जाएं। 1 मिनट ले लें सारे अपने एंड पे इसको ट्राई करने के लिए। अपने एंड पे ट्राई ज़रूर किया करें इन क्वेश्चंस को, ताकि बेशक क्वेश्चन सॉल्व ना हो सके लेकिन एटलीस्ट अटेम्प्ट तो बंदा करता है, फिर जब एक्सप्लेनेशन दी जाती है तो वो ज़्यादा आसानी से दिमाग में रह जाती है। इसके अंदर भी हमारे पास 4 पॉसिबल आंसर्स होते हैं, ए, बी, सी, डी। सर एहतशाम कह रहे हैं इसका आंसर है सी। बाकी पार्टिसिपेंट्स क्या कहते हैं? हाँ जी, कायद, जैफ, हानिया, मोइज, तो मैं सैफुल, सोच रहा हूँ, ठीक लेकिन है। क्लिक नहीं। क्वेश्चन का नहीं, एक्चुअली मुझे बताइए एबीसी क्या लिखा आपने? सर क्यूसी क्वेश्चंस के अंदर ना 4 पॉसिबल आंसर्स होते हैं हमारे। ए का मतलब होता है कि ए क्वांटिटी बड़ी है, बी का मतलब होता है बी क्वांटिटी बड़ी है, सी का मतलब होता है दोनों क्वांटिटीज का जो रिजल्ट है वो इक्वल है, और डी का मतलब होता है कि हमें कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा। सी है इसका आंसर। इसका आंसर सी है। चलें कंफर्म। इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हम, एक तो चीज़ ये है कि हम जो हमारे पास इक्वली स्पेस सेट्स का सीक्वेंस होता है हम उसको डिटरमिन कर लें कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मीन और मीडियन बराबर हो जाएं, अगर हम चाहते हैं मीन और मीडियन हमारा किसी सीक्वेंस का बराबर हो जाएं, तो हम क्या करते हैं कि हमारा सेट अगर इक्वली स्पेस्ड है तो उस केस के अंदर ये चीज़ की गारंटी होती है कि हमारा मीन हमारे मीडियन के बराबर होगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 10-10 का सीक्वेंस चला आ रहा है, तो हम कहते हैं अगर x 30 है तो हमारा ये सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगा और हमारा मीन और मीडियन बराबर हो जाएंगे। लेकिन लेकिन मेरा सवाल है, क्या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम कोई और ऐसी वैल्यू लें? लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये सीक्वेंस है 10, 20, 40, 50। क्या ये पॉसिबल नहीं है मैं 20 को मीडियन बना दूं? 20 अगर मेरा मीडियन वैल्यू है, 20 नहीं सॉरी, हमारे पास एक्स वैल्यू यहाँ पे है, यस, हमारे पास मीडियन वैल्यू 20 है। क्या पॉसिबल है कि मैं ऐसी एक हमारे पास मीडियन वैल्यू 20 है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि मैं कोई ऐसी एक्स की वैल्यू लूँ कि मेरा मीन भी 20 हो जाए? ट्राई कर लेते हैं इसको। 20 + 10, 20 + 10 होता है 30, +40, 70, +50, 120, 120 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू 20। हम चाहते हैं कि हमारा मीन 20 बन जाए, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100, एक्स इज इक्वल टू -20। अगर एक्स की वैल्यू में -20 लूँ तो मेरा मीन और मीडियन दोबारा बराबर हो जाते हैं 20, 20। तो इसका पॉसिबल आंसर क्या होगा? एक केस के अंदर हमारे पास एक्स की वैल्यू थी 30, दूसरे केस में हम कह रहे हैं एक्स की वैल्यू है -20। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? इसका आंसर होगा डी। ये चीज़ क्लियर थी? सर बिल्कुल भी समझ नहीं आया। बिल्कुल समझ नहीं आया? बिल्कुल भी डिस्कस, नहीं। अच्छा, हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं इस चीज़ को लेकर। अच्छा, ये समझ आ गया कि हमारे पास एक्स की 30 वैल्यू हो सकती है। जी सर। हमारे पास लेट्स से 10, 20, एक्स, 40, 50। सिर्फ उन्होंने अगर हमारे पास एक्स को सीक्वेंस के दरमियान में दिया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स हमारे पास सीक्वेंस के दरमियान में ही आएगा, अनलेस उन्होंने लिखा हो। क्यूसी के क्वेश्चन के अंदर हमने कभी भी ये चीज़ एज्यूम नहीं करनी कि हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्या है।
अगर उन्होंने अनलेस यहाँ पर लिखा हो कि हमारे पास जो इनपुट सीक्वेंस है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, उस केस के अंदर हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो एक्स है वो 20 से बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा। एक पॉसिबिलिटी ये उस केस में होगी अगर उन्होंने हमें गिवन दिया हो कि नहीं हमारे तो पास आपको इन। ये आपको पहले बताना चाहिए था ना, आपने एकदम वो एटम बम मार दिया एंड में आके। नहीं नहीं सर, क्वेश्चन ये ऐसे ही ये होंगे। नहीं, ये बताया ना कि इसमें ऐसी ये चीज है, तो जो सबने आंसर दिया करेक्ट आंसर दिया उन्होंने, आपने क्वेश्चन को पूरा क्लैरिफाई नहीं किया ना उनको। नहीं, ये क्वेश्चन होता ही ऐसे है। मैं आपको और क्वेश्चंस भी शो करूंगा कि आपने इसको खुद डिटरमिन करना होता है कि ये आपका आंसर क्या है। ईटीएस इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो आपका क्वेश्चन गलत करता है। नहीं एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। रीजन जी जी। रीजन ये है, आपने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया ना, ठीक है। अब जब वो जो होता है ना जो भी जो पार्टिसिपेट स्टूडेंट होता है, वो पहले जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ना तो वो उसको अज्यूम कर लेगा। आप तो चूंकि आपने यही, कॉपी पेस्ट किया तो हमने यही समझा कि आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर पुट किया। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसके अंदर और कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, वो दैट्स वाई ना, उसमें कोई नहीं थे तुम आज मतलब लोग समझते हैं कि शायद ये अरेंज्ड है, तो ये भी रीजन मतलब हो सकता है कि आपने क्वेश्चन पुट किया है, उसके ऊपर अजम्पशन नहीं थी, नहीं शायद नहीं बता दी। नहीं नहीं सर, यही क्वेश्चन है एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा कोई ओके। एडिशनल इंस्ट्रक्शन नहीं है। यही तो ईटीएस के ट्रैप्स होते हैं कि आपको लग रहा होगा कि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। चलें इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कायद दोबारा। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर 10 है, ये है 20, ये है x, ये है 40, ये है 50। एक पॉसिबल वैल्यू तो हो गई हमारे पास 30, क्योंकि जिस केस के अंदर हमारे पास एक सीक्वेंस चल रहा होता है, अगर हम इक्वली स्पेस सीक्वेंस 1 2 3 4 5 लें, जिस केस में भी हमारे पास इक्वली स्पेस सीक्वेंस होता है, वहां पर हमारे पास हमारा मीन और मीडियन बराबर होते हैं। ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली थी पिछले लेक्चर्स में। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? आप लोग मुझे कोई बताएं वैल्यू कि इसके बराबर हमने मीडियन करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ 10 20 40 50। हमारे पास मीडियन की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। या तो एक्स इन सारों से छोटा हो जाए, तो हम कहते हैं लेट्स से एक्स इधर आ जाए, या एक्स इन सारों से बड़ा हो, लेट एक्स इधर आ जाए। जब एक्स इन सारी वैल्यूज से बड़ा होगा तो हमारे पास मीडियन क्या हो जाएगा? 40। जब x अगर इन सारी वैल्यू से छोटा होगा तो हमारे पास, हम इन दो पॉसिबल केसेस को ना साइड बाय साइड लेकर चलते हैं, मेरा ख्याल है कि ये बेहतर क्लैरिफिकेशन देगा इस चीज़ की। लेट्स से मेरे पास ये इनपुट सीक्वेंस है 10 20 40 और 50। अभी हम भूल जाते हैं एक्स एग्जिस्ट करता है। 10 20 20 40 50। अब हमारे पास एक्स की, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी हुई एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमारे पास लेट्स से एक्स नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव वाला केस है, तो एक्स कहाँ पर आएगा? क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हमारे पास जो इनपुट सीक्वेंस होता है वो सॉर्टेड होना चाहिए, तो एक्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ऐसा ही है। जी सर। अगर हमारे पास एक्स पॉजिटिव है और 50 से बड़ा है, तो एक्स कहाँ पर आएगा? 50 की राइट साइड पे आएगा। हाँ नहीं, इसमें देखें, इसमें स्टूडेंट को ही ना अज्यूम कर लेना चाहिए कि अगर उसने नहीं बताया कि ये अरेंज्ड है तो फिर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पे जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली हाँ, जब वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पे जाएगा तो ये एक्स की वैल्यू वेरी करेगी, सेम नहीं आएगी। जी। अगर उसने सर तो यहाँ पर, जी सर। सर मेरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, अगर हम देख ले तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेटा की वो इक्वली है। तो यहाँ पे तो हम एज्यूम ही नहीं कर सकते इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास रैंडम है, क्योंकि 10 और 20 में हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 10 है, और 40 और 50 की भी। तो यहाँ पे जब सर ने बात की कि अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास गिवन ना हो कि ये हमारे पास अरेंज्ड है या अरेंज नहीं है, तो अगर हम यहाँ देख लिए तो हमारे पास अरेंज डेटा है, तो हम किस तरह एज्यूम कर ले कि ये अरेंज है ही नहीं? नहीं इसके लिए हम उसका खुद। जब तक उन्होंने शायद क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं ना होगा कि ये चीज़ अरेंज है, तो आप अज्यूम नहीं कर सकते। शायद क्वेश्चन आप में ये देख, है ना, ये क्वेश्चन में ऐसे है कि उन्होंने नहीं बताया कि ये अरेंज्ड है, ठीक है। जब वो नहीं बताएंगे तो फिर आपने इसको अरेंज कंसीडर नहीं करना। ये बेसिकली है हमारे पास क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का क्वेश्चन। हमारे पास क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के अंदर अनलेस उन्होंने कोई फैक्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है, अगर उन्होंने कोई चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन की हुई है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है। अगर उन्होंने ना लिखा हुआ कि ये चीज़ सॉर्टेड है या नहीं है, तो आप एज्यूम नहीं कर सकते कुछ भी। इस केस के अंदर आप ये एज्यूम नहीं कर सकते हमारे पास जो सेट है ये सॉर्टेड है। अगर उन्होंने ये चीज़ ऐसे लिखी होती ना 10 20 40 50 एक्स, फिर भी मैं नहीं एज्यूम कर सकता था एक्स 50 से बड़ा है, एक्स 40 से बड़ा है, एक्स 20 से बड़ा है।
क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि हमारे पास जो इनपुट सीक्वेंस है वो सॉर्टेड है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम इसको जनरल स्टेटमेंट समझेंगे कि हमारे पास ये एक जनरल है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, कुछ ये भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव भी बिल्कुल। हो सकती है, उस बिना पे एग्जैक्टली हम आंसर फाइंड करेंगे। जी। हाँ, तो उसमें ना फिर ये होगा कि कभी एक्स जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा। आपने और ना एक्सट्रीम केसेस, इसलिए जब इसलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इक्वल का भी नहीं फिक्स हो सकता, और छोटा बड़ा भी नहीं है, तो इसलिए डी आंसर आ गया। एग्जैक्टली exactly. जब भी आपके पास क्यूसी का क्वेश्चन है ना, आपने एक स्ट्रेटेजी यूज करनी है, एक्सट्रीम स्ट्रेटेजी। इसको बेसिकली एक्सट्रीम कहते हैं कि हमने ना एक्सट्रीम केसेस ले लेने हैं। एक्स की एक्सट्रीम केस क्या होगा इस केस के अंदर, हम एक्स को नेगेटिव ले लें, और दूसरा एक्सट्रीम क्या होगा, एक्स को हम पॉजिटिव ले लें, सबसे बड़ा नंबर ले लें। अगर हमारे पास एक्सट्रीम केसेस के अंदर ये चीज़ सेटिस्फाई होती है ना, दोनों केसेस के अंदर ये 30 से बड़ा बनता है, तो हम फिर कहेंगे ये ए है। अगर एक केस के अंदर ये 30 से बड़ा हो जाता है, दूसरे केस में ये 30 से छोटा हो जाता है, तो हम कह देंगे कि भाई ये डी है। हमारे पास कोई पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जिसकी बेस के ऊपर हम कोई पैटर्न बता सकें कि हमारे पास आंसर का पैटर्न क्या है। अब अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें, एक केस तो हमने कह दिया था दोनों पॉसिबल हैं, 30 हमारे पास एक एक्स की एक पॉसिबल वैल्यू है। क्या हमारे पास एक्स की और भी पॉसिबल वैल्यूज हैं? अब यहाँ पर हम फर्ज करें हमारे पास, जब हम इसको सॉर्ट करेंगे, लेट्स से एक्स सबसे छोटा है, मैंने अज्यूम किया अब ये, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल केसेस बनते हैं एक्स के। एक केस ये बन रहा है कि एक्स सबसे छोटा है, दूसरा केस ये बन रहा है एक्स सबसे बड़ा है, एक और केस ये बन सकता है कि एक्स 40 और 50 के दरमियान आ रहा है, एक और केस ये बन सकता है कि एक्स 10 और 20 के दरमियान आ रहा है। हम दो केसेस डिस्कस करते हैं आंसर फाइंड आउट करने के लिए। हम कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त इस केस के अंदर मीडियन है 20। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि क्या हमारे पास मीडियन और मीन बराबर हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा मीन भी 20 है। हमने फाइंड आउट करनी है एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए हमारे पास मीडियन 20 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे और टोटल के ऊपर डिवाइड कर देंगे। जब हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 120 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 100 इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स, और एक्स इज इक्वल इसको टू -20। इसको देखें, इसको आप यूं देखें ना। नॉर्मली जो मीन होता है ना, वो डेटा के ऑलमोस्ट सेंटर में होता है। ठीक है। नॉट नेसेसरली सर। लेट्स से अगर मैं आप मैंने ऑलमोस्ट का वर्ड बोला है ना। जी जी। तो हाँ जी, तो वो ऑलमोस्ट सेंटर में होता है। ठीक है, वो अनटिल अनलेस कि देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यू। तो अब मीन तो सेंटर में होगा, ठीक है, ये बात याद रखें। अब ये जो एक्स है, तो अगर ये शुरू में आ जाए तो मीन तो फिर भी सेंटर में है, तो अब ये शुरू में आ गया, उस केस में एक्स मीन से छोटा हो जाएगा। क्यों, आपने ये याद रखना है, मीन अप्रोक्सीमेटली सेंटर में होता है, तो मीन तो सेंटर में ही आएगा। अब अगर आपने एक्स शुरू में रख दिया तो वो फिर मीन से छोटा होगा। अब आप आपने एक्स राइट पे कर दिया तो वो फिर मीन से बड़ा हो जाएगा। और अगर एक्स को बीच में कर दिया तो वो अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल हो जाएगा। तो तीन डिफरेंट सिचुएशंस बनती हैं, तो जो कि इक्वल के भी किसी में बड़ा हो जाता है, किसी में छोटा हो जाता है एक्स, और किसी में बराबर होता है, तो वो फिर डी की कैटेगरी में फॉल करेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर हम सेकंड केस को सॉल्व करते हैं, सेकंड केस के अंदर हमारे पास मीडियन बन जाता है 40। हम कहते हैं कि हमारे पास मीन और मीडियन बराबर होने चाहिए, इसका मतलब है हमारे पास जो मीन आना चाहिए 40 होना चाहिए। क्या कोई एक्स की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए हमारे पास मीडियन 40 आए? हम इनको अगर सम करें, 120 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5, 200 माइनस 120 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 80। अगर हमारे पास एक्स 80 ले यहाँ पर, तो भी हमारे पास मीन और मीडियन बराबर हो जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर था? जी जी सर, अब क्लियर हो गया। क्लियर हो सर गया? अब एक, जी अब जी। जी, अब एक ऐसा क्वेश्चन उठा ले कि वहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन गिवन हो गए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, या हमारे पास ये अरेंज्ड है, या सॉर्टेड में है, तो वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसी तरह का पहले एक और क्वेश्चन करें ताकि आपका एक क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट हो नहीं नो। सर एहतिशाम, हम ना अभी इसकी एग्जांपल बना लेते हैं कि हम इनपुट सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे कि भाई ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये सॉर्टेड है, उस केस में क्या बन जाएगा। मैं जब तक ढूंढता हूँ, अगर मेरे पास कोई मटेरियल के अंदर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं ऐसे, मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई नज़र आता है।
जैसे आप लोग अपने एंड पे इसको अटेम्प्ट कर लें, मुझे बता देना, मैं जब तक कोई क्वेश्चन ढूंढता हूँ जिसमें उन्होंने सॉर्टेड एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हो। अपने अटेम्प्ट कर लिया इसको? सर कर लिया है लेकिन कोई पैटर्न नहीं बन रहा। आंसर क्या है, आंसर बताए ना सर एहतशाम। सर कोई पिक नहीं कर सकते, सॉरी। ये कोई मसला ज्यादा नहीं। ज्यादा हम ट्रिकी इधर हो। हम इनको इधर डिस्कस करने के लिए हैं, इसको इसमें कोई इशू नहीं है। फर्स्ट टाइम जब कोई भी करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसके फ़ौरन सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन एटलीस्ट हर बंदे ने ना यहाँ पर अटेम्प्ट करनी है अपनी। ठीक है, तो हम आपने अटेम्प्ट किया है, वेल एंड गुड। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि आप बिल्कुल सोल्यूशन के करीब पहुंच गए हो, आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए हो सोल्यूशन के फाइनल तक पहुंचने के लिए, और हो सकता है कि आपको बिल्कुल समझ ना आ रही हो। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, तो उसमें दोनों में घबराना नहीं है, हम यहाँ पे डिस्कस ही करेंगे इसको। अब हमारे पास उसने हमारे पास दो लिस्ट दे दी हैं। उसने कहा लिस्ट एक्स के अंदर हमारे पास चार वैल्यूज हैं, लिस्ट वाई के अंदर हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। और वो क्वेश्चन के अंदर कहता है द एवरेज ऑफ नंबर्स इन लिस्ट एक्स इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ नंबर्स इन लिस्ट वाई। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर एवरेज का फार्मूला लिख लेते हैं। एवरेज होती है बेसिकली मी सम ओवर टोटल वैल्यूज। तो पहले केस के अंदर हमारे पास अगर हम लिस्ट एक्स यहाँ पर लिखें तो हमारे पास सर एहतशाम का आंसर आया है डी। सर डिस्कस करते हैं इसको, मुझे भी इसका आंसर याद नहीं है इस वक्त। तो यहाँ पर हम लिस्ट लिख लेते हैं एक्स और यहाँ पर हम लिस्ट लिखते हैं वाई। जब हम लिस्ट एक्स का सोल्यूशन यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास एवरेज क्या होती है, 2+5 + s + t/4 इज इक्वल टू 2+5 + t/3। अब वो हमारे पास हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि इन दोनों का मीन एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब है जब मैं एवरेज ले रहा हूँ इनकी, तो इन दोनों की एवरेज इक्वल आनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। तो ये बन जाएगा 7 + s + t/4 इज इक्वल टू 7 + t/3। अब हम इनको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 7 प्लस, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 + s है ये। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 21 + 3s + 3t इज इक्वल टू 28 + 4t। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 21 को इस साइड पे ले गए और 3t को भी इस साइड पर ले गए, तो हमारे पास रह जाता है 3s इज इक्वल टू 7 + t। आई बिलीव मैंने कोई अलजबरा में गलती तो नहीं कर दी, किसी ने इसको सॉल्व किया है, मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। एस कहाँ चला गया आपका? सर ये रहा एस, ये रहा। सर वो करेक्ट है कैंसिल, ये। एस जी, कैंसिल कैसे हो गया? एस कैंसिल नहीं हुआ सर, ये रहा एस। अच्छा सी करेक्ट है है ये। आपका सोल्यूशन जो आपने किया। इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना, यूनिक नहीं निकलेगा। जी जी। यस, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं ना, तो इस वजह से ये डी आ जाएगा आई थिंक। 3s इज इक्वल टू एग्जैक्टली 7 + t। अगर हमारे पास एक इक्वेशन और दो वेरिएबल्स हों तो हम कोई चीज़ डिटरमिन नहीं कर सकते। हम s की कोई ऐसी वैल्यू भी ले सकते हैं जो बहुत बड़ी हो, पॉजिटिव हो, और s की हम कोई ऐसी वैल्यू भी ले सकते हैं कि ये नेगेटिव हो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी। सर श्याम, आपका आंसर बिल्कुल सही था। ये पॉइंट क्लियर है आपको, आप सबको? जी पार्टिसिपेंट्स। यस शायद। सर जी सर, सर मैंने भी यहाँ तक सॉल्व किया था जिस तरह 7 + s t/4 हाँ, लेकिन मैं समझ रहा था कि इसमें भी शायद किस तरह के पैटर्न हो कि हमारे पास कुछ पैटर्न बन जाए, तो इसलिए अब मैं देखें, कॉन्फिडेंट। हर क्वेश्चन ना आपने, अच्छा, हर क्वेश्चन ना हो सकता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट सॉल्व किया हो, जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसके
हो सकता है टोटली डिफरेंट चीज़ हो। बेशक ये कॉन्सेप्ट सेम ही है, मीन और उसके रिवॉल्व अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन की ना स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, वो क्वेश्चन को क्वेश्चन डिपेंड कर रहा होता है। तो घबराना नहीं है, आपने बेशक जितना मर्जी सोल्यूशन किया हो, आपने एटलीस्ट अपने एंड पे ना कोई आंसर ज़रूर देना है। बेशक गलत हो जाए कोई मसला नहीं, हम डिस्कस करेंगे उसके बाद यहाँ पर। अच्छा सर मोइज, हमारे पास ना क्यूसी के क्वेश्चन के अंदर चार पॉसिबल आंसर्स होते हैं, ए बी सी और डी। ए का मतलब होता है कि मेरे पास जो ए के अंदर क्वांटिटी है ना ये बड़ी है, हर हर केस के अंदर, चाहे जो मर्जी वैल्यू ले लूँ मैं एस की, वो हमेशा बड़ी होगी ज़ीरो से। और बी का मतलब होता है, अगर यहाँ पर फर्ज करें बी करेक्ट आंसर था, कि बी के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना मेरे पास, वो हमेशा बड़ी होगी ए से। अगर मेरे पास ए की क्वांटिटी हमेशा बड़ी हो तो मैं इसका आंसर चूज कर लूंगा ए। अगर मेरे पास बी की क्वांटिटी हमेशा बड़ी हो तो मैं आंसर चूज करूंगा बी। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास हर एक केस के अंदर इन दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है तो मेरे पास आंसर बनेगा सी। अगर मेरे पास कुछ केसेस के अंदर ए बड़ा हो जाए और कुछ केसेस के अंदर बी बड़ा हो जाए तो मेरे पास आंसर बन जाता है डी। जी सर एहतशाम, आपका क्वेश्चन इसमें लिखा तो नहीं है चैट में, आप वर्बली बता दें या फिर क्वेश्चन लिख लें। जब तक हम नया क्वेश्चन करते हैं, जो आप लोग पहले बात कर रहे थे ना, लेट्स से मैं पहले वाला क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ। अब इस केस के अंदर मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो एक्स है ना, ये जो इनपुट सीक्वेंस है ये सॉर्टेड है। हमारे पास क्वेश्चन है, उसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इनपुट सीक्वेंस इज सॉर्टेड। सॉर्टेड। अब इसका आंसर क्या होगा? हमारे पास एक्स इस वैल्यू पे ही आएगा। एक्स शुरू में नहीं जा सकता, एक्स एंड पे नहीं जा सकता, एक्स इस जगह पे ही है। अब इसका आंसर क्या होगा? सर सी होगा। अब इसका आंसर सी होगा ना, क्योंकि हमारे पास जो मर्जी कर लें, हमने अगर मीन और मीडियन को बराबर करना है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो मीडियन है वो एक्स है और हमारे पास मीन भी एक्स होना चाहिए, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करें, प्लस एक्स प्लस 40 प्लस 50 ओवर 1 2 3 4 5, 5x इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स। एक्स को मैं इस साइड पे ले जाए, 4x इज इक्वल टू 120, एक्स इज इक्वल टू आई बिलीव 30 बन जाता है ये। तो इस केस के अंदर तो फॉर श्योर हमारे पास आंसर सी है। लेकिन अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन के अंदर कंडीशन नहीं दी हुई तो हम कोई चीज़ अज्यूम नहीं कर सकते। हाँ जी, वो देखें ना, अगर ये सॉर्टेड वो कह देते हैं ना, तो आप देखें कि आपने जो शुरू में बताया कि इनमें गैप देखें, 10 और 20 में 10 का गैप है, 50 और 40 में 10 का गैप है। तो पॉसिबल है कि ये 20 से x में भी 10 का गैप होगा, तो 30 आएगा। अच्छा सिमिट। जी जी। कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। जी एग्जैक्टली exactly। वो कैलकुलेशन तो मैं इसलिए शो कर रहा था कि अगर हम इसको अलजेब्रेकली भी सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। हो सकता है कुछ लोगों को इक्वली स्पेस सीक्वेंस का नहीं पता होता, तो उनके लिए ये था जिन्होंने सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया हो, कि अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करेंगे ना तो भी आंसर इसका 30 ही आएगा, और इस 30 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो हमारे पास इक्वली स्पेस वाली चीज़ होती है ना, ये दो केसेस के अंदर वैलिड होती है। आपको दूसरा केस पता है इसका? सारे पार्टिसिपेंट से सवाल है। एक केस तो ये है ना, हमारे पास अगर इक्वली स्पेस्ड है, 10-10 का फर्क है, तो हमारे पास मीन और मीडियन बराबर होगा। क्या कोई और भी पॉसिबल केस है जिसके अंदर मीन और मीडियन हमारे पास हमेशा बराबर हो, हमारे पास गारंटी होगी? सर नो आइडिया। जी, वो आपके ना उसके लेफ्ट और राइट पे जो गैप्स हैं वो सेम होने चाहिए। हाँ जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक सीक्वेंसेस। ये तो है ना कि हमारे पास डिफरेंस है ही 10 का, लेकिन हमारे पास एक और चीज़ होती है सिमेट्रिक सीक्वेंस। सिमेट्रिक सीक्वेंस की अगर हम कोई एग्जांपल लिखें, लेट्स से 1 5 7, ये कितने का डिफरेंस है? 4 का। ये कितने का डिफरेंस है? 2 का। अब यहाँ पर अगर हमारे पास एक और 2 का डिफरेंस हो और फिर 4 का डिफरेंस हो, ये क्या होगा हमारे पास? 9 + 4 कितना होता है? 13। इस केस के अंदर भी हमारे पास मीन और मीडियन हमेशा बराबर होंगे। अगर मेरे पास जो सीक्वेंस है वो सिमेट्रिक है, जहाँ पर जो वैल्यूज जा रही हैं वो एक दूसरे के बराबर जा रही हैं, तो उस केस के अंदर भी मेरा मीन और मीडियन हमेशा बराबर होगा। ये भी एक केस था, मैंने कहा इसको भी डिस्कस कर लेना चाहिए। सर एहतशाम का एक क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम फर्दर मूव करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। 5 पाउंड बुक के अंदर ये क्वेश्चन था, 4x + y। कौन सी बुक में क्वेश्चन था ये? 5 पाउंड बुक, ये मैनहट्टन की प्रैक्टिस बुक है।
अच्छा, अच्छी बुक है ये। प्रैक्टिस के लिए अच्छी है सर। लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए होते हैं, कि आपने अपने फंडामेंटल्स उनको उसको स्ट्रॉन्ग करना है। सोल्यूशन भी अवेलेबल होता है उसमें, उसमें सोल्यूशन क्वेश्चन? सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं। तो काइंडली अगर अगर वो कॉपीराइट का इशू, सॉरी, वो प्रॉपर्टी इशू ना हो तो शेयर कर दें। मैं देखता हूँ स्लैक में, मेरा ख्याल है उसको शेयर किया होगा रिसोर्सेज के अंदर। एक बुक वो हाँ। मैम आपके ने की थी, तो उसमें ना वो टॉपिक वाइज उसने क्वेश्चन एग्जाम्पल बताई हुई थी। आई फाउंड दैट गुड 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 टीचिंग उसका पर्पस। उसका नाम क्या था सर? नाम नहीं पता, वरना मैं जी उसको वो मैट जी मैट की तो नहीं थी बेसिक्स? पता नहीं कौन सी बुक पढ़ाती थी वो, असल में टीचिंग के लिए ठीक थी, क्योंकि जब स्टूडेंट जरा बेसिक्स को उन्होंने जानना हो तो वो मुझे वो बुक उसके से अच्छी लगी थी। वो मेरा ख्याल है जी मैट बेसिक्स के नाम से थी शायद। हाँ शायद शायद जी मैट, जी। हाँ वो अच्छा पढ़ता सर, इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है ठीक सर है। एहतशाम? अच्छा, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई। अच्छा, वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करनी है। इसको मैं अपने पास कॉपी पेंसिल पे कर लूँ, क्योंकि ड्रॉ बोर्ड पे मुझे समझ नहीं आती चीज़ें। ये हो जाएगी ना, इसको आप माइनस कर दें, जेड भी उड़ एक। जाएगा, एक्स भी उड़ जाएगा, ठीक है, वाई निकल आएगा। हाँ, ये जैसे बिल्कुल सही कहा आपने, माइनस कर 13, लेंगे। 13 आंसर है इसका। वाई इज इक्वल टू 13, जो भी है। हाँ जी, इस तरह ही। तो ये सर, ये तो डायरेक्ट वेरिएबल ही कैंसिल हो गए ना? जी, पूछे एहतशाम से, ठीक आंसर है। वो कह रहे हैं सोल्यूशन, माय क्वेश्चन इज दिस। अच्छा। सर ये लेकिन वही सर। बात हुई। जी जी। सर इंटरप्शन के सर हमजा ने एक क्लास में बताया था कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हो उतनी ही इक्वेशन हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे हम्म, सर की बात ये है कि हमारे पास वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है। तो ये हाँ कैसे पॉसिबल? ठीक और है, मैं ये बताता हूँ। जब तो हमारे पास ये होती है ना, लेट्स से इक्वेशन ऐसे, 3x + y + z = 10, लेट्स से। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 4x + 10y + 1z = 9। और तीसरी इक्वेशन है मेरे पास x + 5y + 7। नहीं, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स हैं, तीसरी इक्वेशन नहीं एग्जिस्ट करती। अब अगर मैं इन दो इक्वेशंस को किसी भी तरह मैनिपुलेट करूँ ना, मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं होती कि मैं दो वेरिएबल्स को रिमूव कर दूं, या मेरे पास कोई सिंगुलर वेरिएबल आ जाए। इसको मैं जिस तरह मर्जी इसको बेशक करना चाहूँ, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं एट मोस्ट सिर्फ एक वेरिएबल को ख़त्म कर सकता हूँ, मैं दो वेरिएबल्स को ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है, जब मैं एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ वो कर रहा हूँ, मैनिपुलेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास एट द एंड एक वेरिएबल आता है। तो उस केस के अंदर मुझे पता लग जाता है कि y की जो अगर मुझे वैल्यू मिल गई है ना, अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो इक्वेशंस बच जाएंगी और दो वेरिएबल्स बच जाएंगी। इस केस के अंदर क्या है कि हमारे पास अगर हम इसको मैनिपुलेट भी करते हैं ना, तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, इसके अंदर हमेशा, अगर फर्ज करें मैं z को रिमूव करता हूँ, तो x और y रहेगा। अगर मैं फर्ज करें इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस, ये रिमूव हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -3x -x, और ये आ जाएगा -9y, -x - 9y = 1। अब देखें मेरे पास एक इक्वेशन, अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को मैनिपुलेट किया है, मेरे पास जो तीसरी इक्वेशन बनी है उसके अंदर भी मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो मैं कोई चीज़ डिटरमिन नहीं कर सकता। हो सकता है कि मेरे पास x + 9x = -1 9y, एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर -1 हो, वाई की वैल्यू 0 हो। मैं कोई चीज़ डिटरमिन नहीं कर सकता। मेरे पास जितनी इक्वेशंस होंगी, जित मेरे पास यहाँ पर इन्फिनिट पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, मेरे पास जब मैं दो इक्वेशंस को मैनिपुलेट करता हूँ, तो y की डेफिनेट वैल्यू आ जाती है जो 13 है, और उसको जब मैं प्लग बैक करता हूँ अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, तो फिर मेरे पास ये चीज़ सिंप्लीफाई होकर वो क्या हो जाती है, दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशंस। ये चीज़ क्लियर थी? अ, थैंक यू। अच्छा, मेरे पास ना एक दो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। वैसे जैसे हमने पहले डिस्कस किए हैं मीन, मीडियन और मोड के अगेंस्ट, और हमारे पास ईटीएस के अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स भी इसी के टेस्ट हो रहे होते हैं। डाटा सेक्शन के अंदर जो मेजोरिटी पार्ट होगा ना, उसके क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड होंगे, मीन, मीडियन, मोड। और तीसरी कैटेगरी है चार्ट्स की। चार्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे सब्सीक्वेंट लेक्चर्स में, लेकिन मीन, मीडियन, मोड बहुत अहम चीज़ है।
मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ना एक सीक्वेंस है, उसके अंदर 21 वैल्यूज हैं, 21 वैल्यूज। टोटल जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास 21 टोटल वैल्यूज हैं। जो इस लिस्ट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो लास्ट होगी, तो यहाँ पर 16 होगा। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो इस सीक्वेंस का मीडियन है ना, मीडियन वो है 10। और मीडियन अगर हमारे पास 10 है, इसका मतलब है कि मीडियन हमारे पास कौन सी वैल्यू बनती है, 11th वैल्यू। 11th वैल्यू है हमारे पास 10। हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास 16, जो कि 21st वैल्यू है। मीडियन है हमारे पास 10। और वो कह रहे हैं कि हमें ना सबसे कम लीस्ट पॉसिबल एवरेज चाहिए। तो लीस्ट पॉसिबल एवरेज क्या होगी? जी सर। पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताना चाहेगा? बेशक आप अपना पूरा सोल्यूशन बताएं, आप अपना थॉट प्रोसेस बता दें कि मैंने इस तरह सॉल्व कर रहा था, यहाँ तक पहुँचा हूँ, ताकि एक डिस्कशन रहे। सर कोई कनेक्शन नहीं बन सकते। अच्छा। अच्छा, आपकी अप्रोच क्या थी कायद? आपने क्या क्या सोचा है इसके बारे में, इस प्रॉब्लम को लेके? मतलब आपने ना जब भी सॉल्व करना है ना, एटलीस्ट इसको पेपर के ऊपर बना लेना है कि अच्छा मेरे पास 10वीं वैल्यू ये बनती है, मीडियन मेरे पास ये है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, 21वीं ये है। अब मैंने इसकी एवरेज को सबसे कम लेना है। एवरेज कैसे कम होगी, मेरा सवाल है आपसे। सर एवरेज हम सारे जो 21 इंटीजर हैं उनको ऐड कर लेंगे। नहीं नहीं, अगर उसकी मैं जो चाहता हूँ कि फर्ज करें आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, आपके क्विज़ेस की एवरेज कम आई थी। एवरेज कम कैसे आई थी? सारे बच्चों ने बहुत गंदे मार्क्स लिए थे, उसी तरह आ सकती है एवरेज कम। ऐसा ही है। जी सर। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि लीस्ट पॉसिबल एवरेज, हमें सबसे कम एवरेज की वैल्यू चाहिए। और उन्होंने कंडीशन क्या दी है इनपुट इंटीजर्स के ऊपर, कि हैं भी सारे पॉजिटिव, आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। क्योंकि अगर फर्ज करें वो ये चीज़ खत्म कर देते ना इस क्वेश्चन से, तो हमारे पास आंसर नहीं पॉसिबल था, क्योंकि हमारे पास हम नेगेटिव इन्फिनिटी भी ले सकते थे। अब हमें तो नहीं पता नेगेटिव इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है। तो इसलिए उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रेंट पुट की हुई है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि सारी वैल्यूज जो जीरो से बड़ी हैं, और हों भी इंटीजर्स जैसे 1, 2, 3। अब फर्ज करें मैंने अपनी एवरेज सबसे कम करनी है, तो मेरे पास सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1। लेकिन मेरे पास एक कॉन्स्ट्रेंट है, मेरे पास जो 11वीं वैल्यू है वो 10 है। मेरे पास जो मीडियन है पूरे सीक्वेंस का वो 10 है। अब अगर मैंने अपने सीक्वेंस की एवरेज को कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारी वैल्यूज 1 ले लूंगा, क्योंकि 1 से छोटा नंबर तो मैं नहीं ले सकता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 वैल्यूज मैंने ले ली 1 की। 11वीं वैल्यू थी मेरी 10। अब मेरा अगर मीडियन 10 है, तो अब आप सब मुझे ये बताएं कि यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी जो लीस्ट पॉजिटिव हो और मीडियन से बड़ी हो या उसके बराबर हो? क्या आंसर, क्या वैल्यूज आ सकती हैं इस पॉइंट पे? नहीं नहीं मैडम, 6 कैसे आ सकती है? हमारे पास 11th वैल्यू के ऊपर 10 है। हमारे पास मीडियन बनता ही उस केस में है जब हमारे पास इनपुट ऑर्डर सॉर्टेड होता है। इसका मतलब है मीडियन से आगे जो वैल्यूज हैं वो या तो मीडियन के बराबर होंगी या मीडियन से छोटी होंगी। अब अगर हमने अपनी एवरेज को सबसे छोटा बनाना है, तो इससे आगे जो वैल्यूज होंगी, अगर हम 11 लेंगे सर, सर मोइज, तो हमारे पास एवरेज बढ़ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास लीस्ट पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, हम आगे भी सारी वैल्यूज 10 ले लेंगे। 10, 10, 10, 10, सो ऑन। तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या बन जाएंगी, अगर मैं इसको नीचे एक्सप्लिसिटली राइट आउट करूं, तो हमारे पास हो जाएंगी 1,
एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, और इससे आगे सारे हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 16। अब अगर मैं इनको काउंट करूं मेरे पास कितनी वैल्यूज बन जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसका मतलब है एक मैंने 10 एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो ये हमारे पास लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज हैं। यहां तक समझ आई है कि हमने ये कैसे सीक्वेंस डिटरमिन किया है? नो सर, सर कुछ भी समझ नहीं है। जहां पर समझ ना आया करें वो बोल दिया करें। देखें, हमने क्या करना है, हमने अपना जो मीन है उसको सबसे कम लेना है। अब मीन कैसे कम ले सकते हैं? हमारे पास सारी वैल्यूज छोटी हो जाए। हमारे पास एक पॉसिबल चीज ये थी कि हम सारी वैल्यूज को 1 ले लेते। ऐसा ही है, हम कहते हैं कि हमारे पास जितनी वैल्यूज हैं सारी 1 है। 21 की 21 वैल्यूज 1 है, 1 1 1 1 1 1 1 अप टू सो ऑन। हमारे पास 21 की 21 वैल्यूज 1 है। ठीक है, इस केस के अंदर हमारा मीन सबसे छोटा बनता। यहां तक अग्री करते हैं? जी सर। लेकिन उसने मुझे बता दिया है कि मेरे पास मीडियन कब निकलता है कायद? मीडियन उस वक्त निकलता है ना जब हमारे पास इनपुट सीक्वेंस सॉर्टेड होता है। जी सर। अब उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि मेरे पास जो 11th वैल्यू है जो कि मेरा मीन है, मीडियन है, वो 10 है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास मिनिमम बने एवरेज, मेरे पास जो टोटल सम है इन वैल्यूज का वो सबसे छोटा बने, तो मैं क्या करूंगा? अब 10th वैल्यू से पहले, 11th वैल्यू से पहले पहले तो मैं सारे 1 ले सकता हूँ ना, क्योंकि वो तो कोई कांस्टेंट वो खराब नहीं करते। 11th वैल्यू लेकिन मुझे 10 लेनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि उसने क्वेश्चन में लिखा है कि मेरे पास जो यहाँ पर उसने मीडियन का जिक्र किया था, मीडियन है वो मेरे पास 10 है, तो 11th वैल्यू तो मुझे 10 ही रखनी पड़ेगी। ये मेरे पास 11th टर्म है। ये क्लियर है आपको कि 11th वैल्यू 10 कैसे आई है? जी सर। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैंने अपना सम को मिनिमाइज करना है, तो इससे आगे जो वैल्यूज हैं वो मैं 10 से छोटी तो नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर सी जो मेरे पास सीक्वेंस है वो सॉर्टेड है। उसकी वैल्यूज 10 से बड़ी हो या 10 के बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही है। जी सर। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास क्या वैल्यूज आनी चाहिए आगे? सर यहाँ से या तो 10 के बराबर लेंगे या ज्यादा। अगर हम ज्यादा लेंगे तो उस केस में हमारे पास जो उनकी मीन है या एवरेज है वो ज्यादा है। और हमने तो कम से कम एवरेज रखना है, यही हमने बात है। हमने कम से कम रखना है, तो कम से कम क्या वैल्यू होगी जो इसके बराबर है? क्योंकि इससे छोटा तो नहीं हम ले सकते, यहाँ पर 9 नहीं ले सकते क्योंकि हमारा सीक्वेंस खराब हो जाएगा। क्योंकि हमने हमने एज्यूम कर लिया है, जब हमारे पास मीडियन हमने अगर मीडियन हमारे पास दरमियान में आ रहा है तो इसका मतलब है जो मीडियन से आगे वाली सारी वैल्यूज होंगी वो मीडियन से बड़ी होंगी या मीडियन के बराबर होंगी। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो आ सकती है वो 10 आ सकती है। तो हमने 10 ले लिया। ऐसा ही है। जी सर। लेकिन उसने मुझे एक और कॉन्स्टेंट दी हुई है कि मेरा जो आखिरी नंबर है ना, सबसे बड़ा नंबर है, वो 16 है। आखिरी नंबर भी मैं चेंज नहीं कर सकता। दरमियान में मैं हेर फेर कर सकता हूँ, दरमियान में कोई भी मैं हैंकी फेंकी लगा लूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन दरमियान वाला नंबर और सबसे बड़ा नंबर मैं नहीं चेंज कर सकता। इन दोनों को मैंने फिक्स रखना है क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे गिवन दिया है। और इन सारों के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ मैं मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, उनको छोटा से छोटा ले लूँ। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं इन सारी वैल्यूज का, अब हम सम लेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये इन सारों का सम हो जाएगा 10 + 10। और यहाँ पर हमारे पास है 9 वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 × 10 90 +16, और डिवाइडेड बाय में जब 21 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 6। ये पॉइंट क्लियर था? ये क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं, लेकिन जब हम इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो होपफुली ये चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन करना है कि बस इधर ही डे आउट करें? टाइम भी मेरा ख्याल है कि कम ही है। तो टाइम अप है, बस 2 मिनट। अच्छा, कोई जनरल क्वेश्चन कोई? सर क्योंकि इसके लिए हमारे पास प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, मतलब इसकी जो क्वेश्चन तकरीबन। अच्छा, देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने ना सबसे पहले अपनी फाउंडेशन क्लियर करनी है। फाउंडेशन जब तक नहीं ना सही होगी तो बेशक जितना जितने मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कर लें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फाउंडेशन के लिए ये जो हम बात करते हैं ना 5 पाउंड बुक की, 5 पाउंड बुक के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तकरीबन 30 30 40 40 क्वेश्चन है एक कॉन्सेप्ट के।
आप अगर मीन या मीडियन को फर्ज करें लर्न करते हैं ना, आप जाके 5 पाउंड बुक से उसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अपने जो लेक्चर्स हैं, पहले इनिशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वो करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ना सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास घंटा होता है, घंटे के अंदर हम कितनी एक प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बेसिक्स हम देंगे, और साथ हम इनिशियल क्वेश्चंस लेंगे जो थोड़े इजी होंगे, फिर थोड़ा स्लाइटली टफ क्वेश्चन, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ। तो इन चीज़ों को बिल्डअप करने का तरीका ये है कि आप सेल्फ स्टडी करें इसकी, और जो चीज़ समझ नहीं आती आप क्लास में आकर पूछ लें। मेरे पास आज कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत डिफिकल्ट हैं, लेकिन वो अभी हमने डिस्कस नहीं किए, क्योंकि उसकी हमारे पास अभी तक हमने वहां तक पहुंचे ही नहीं है। जब हम उस लेवल के ऊपर पहुंचेंगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि हमारे पास जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो उसके लिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप ना जो कॉन्सेप्ट लर्न करें उसके क्वेश्चन सॉल्व करें 5 पाउंड बुक से। ठीक है कायद? जी सर, थैंक यू। चलिए, मेरा ख्याल है कि सेशन एंड होने वाले हैं। किसी का कोई फीडबैक है, कुछ कोई क्रिटिक करना चाहे, कुछ भी, तो मोस्ट वेलकम। हम कोई प्रोफेशनल टीचर्स नहीं हैं, हम भी इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो कोई भी कुछ अपना फीडबैक देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मैं एक फीडबैक देना चाहूँगा कि मैं खुद मैंने बैचलर्स जो है मैथमेटिक्स में किया हुआ है। जी जी। लेकिन यहाँ पे मुझे पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है और ये जो हो रहा है, तो सही मैथमेटिक्स सही है। वो भी बहुत टफ था, लेकिन वो यही था कि वो सारे थ्योरम्स वगैरह और बिग स्केल पे काम था। लेकिन यहाँ पे फाउंडेशन की पता चलता है कि बंदे की फाउंडेशन किस तरह हो तो बंदा आगे चल सकता है। तो ये मुझे यहाँ आके रियलाइज हुआ है।